नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला। ये एक ऐसा नाम है जो आजकल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए, देश में अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे ऐतिहासिक स्थलों की तो खूब चर्चा होती ही है, लेकिन धार की भोजशाला का कानूनी और ऐतिहासिक विवाद भी अपने आप में उतना ही गहरा और सच कहें तो काफी जटिल है। तो आज की इस चर्चा में हम किसी भी तरह की भावनाओं या निजी रायों से बिल्कुल दूर रहेंगे। हमारा फोकस पूरी तरह से ठोस तथ्यों, कानूनी दस्तावेजों और 1995 से लेकर 2024 तक के घटनाक्रमों पर होगा। हम मिलकर इस पूरे विवाद को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे हाईकोर्ट के फैसले से, फिर इतिहास और दावों को समझेंगे। 1995 से 2003 तक विवाद की टाइमलाइन देखेंगे। 2024 के वैज्ञानिक सर्वे के नतीजों पर बात करेंगे, कानूनी छूट को समझेंगे और आखिर में इस पर हो रही व्यापक सामाजिक बहस पर भी नजर डालेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, यानी हाईकोर्ट का फैसला। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो इस मामले में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अदालत ने अपने फैसले में धार भोजशाला को स्पष्ट रूप से एक मंदिर यानी सरस्वती मंदिर के रूप में स्वीकार किया है। अब इसका असर क्या हुआ? परिसर में नमाज पढ़ने की जो पुरानी अनुमति थी उसे रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अलग जमीन चाहिए तो उसके लिए एक नई और अलग याचिका दायर करनी होगी। लेकिन इस फैसले का सबसे दिलचस्प और ध्यान खींचने वाला हिस्सा कुछ और ही है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि लंदन के म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएं। मतलब ये मामला अब सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रहा, बल्कि इसका एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी जुड़ गया है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, इतिहास और दोनों पक्षों के दावे। ताज़ा फैसले को समझने के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इस 11वीं सदी की इमारत को लेकर असली विवाद है क्या। देखिए, हिंदू पक्ष का मजबूती से यह मानना है कि यह स्थल 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज द्वारा बनवाया गया था, जो कि मां वाग्देवी का मंदिर था और एक बहुत ही प्राचीन संस्कृत शिक्षा का केंद्र भी था। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस स्थल को कमाल मौला मस्जिद के रूप में मान्यता देता है। ये दोनों ही पक्ष सदियों से इस ऐतिहासिक संरचना पर अपना अपना दावा पेश करते आ रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और हैरान करने वाला ट्विस्ट है। हाल ही में जैन समुदाय के कुछ लोगों ने भी इस स्थल पर अपना दावा ठोक दिया है। उनका कहना है कि यहाँ जो कुछ पुराने अवशेष मिले हैं उनका संबंध जैन धर्म से भी है और इसलिए उन्होंने भी यहाँ पूजा के अधिकार की मांग कर दी है। तो ये जो नया दावा सामने आया है ना, इसने इस पहले से ही उलझे हुए विवाद में एक और नई परत जोड़ दी है। चलिए अब नजर डालते हैं सेक्शन 3 पर, विवाद की टाइमलाइन, विशेषकर 1995 से 2003 के बीच का समय। भले ही यह विवाद पुराना हो, लेकिन इसकी असली कानूनी शुरुआत साल 1995 में ही हुई। 1995 में प्रशासन ने एक व्यवस्था बनाई जिसके तहत मंगलवार को हिंदुओं को पूजा की और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज की अनुमति दी गई। और सच कहें तो 1995 की यही वो घटना थी जिसने इस पूरे मामले को एक पक्के कानूनी विवाद में बदल दिया। इसके बाद 1997 में तत्कालीन राज्य सरकार ने कुछ समय के लिए पूजा और आम जनता की एंट्री दोनों पर बैन लगा दिया, जिसे बाद में हटा भी लिया गया। फिर 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने आम जनता की एंट्री पर ही रोक लगा दी और आखिरकार साल 2003 में ASI ने एक बहुत ही अभूतपूर्व और औपचारिक आदेश जारी किया। इस आदेश में पूजा और नमाज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिनों के हिसाब से बांट दिया गया। मंगलवार को पूजा, शुक्रवार को नमाज, और यही 2003 वाली व्यवस्था लंबे समय तक इस विवाद का केंद्र बनी रही। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, 2024 का वैज्ञानिक सर्वे, जो कि इस मामले की सबसे अहम कड़ियों में से एक है। 98 ये कोई मामूली संख्या नहीं है। 2024 में हाईकोर्ट के आदेश पर ASI ने भोजशाला परिसर का जो विस्तृत और वैज्ञानिक सर्वे शुरू किया वो पूरे 98 दिनों तक चला। जरा सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर और इतने लंबे समय तक किया गया सर्वे ही ये बताता है कि इस मामले की तह तक जाने के लिए कितनी गहराई से जांच की गई है। और इस 98 दिनों की कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकला? 94 ASI के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान ढांचे के ठीक अंदर से हिंदू देवी देवताओं की 94 मूर्तियां बरामद की गईं। इसके साथ ही मंदिर वास्तुकला के कई हिस्से और टूटे हुए प्राचीन अवशेष भी इस परिसर के अंदर से ही पाए गए। अब ASI की रिपोर्ट ने तो साफ तौर पर कह दिया कि वहां टूटे हुए मंदिर के अवशेष और मूर्तियां मिली हैं, लेकिन अगर हम इस पूरे मामले को निष्पक्षता से देखें तो मुस्लिम पक्ष का तर्क भी सामने आता है। उनका कहना है कि जो स्तंभ और अवशेष वहां मिले हैं, हो सकता है कि उन्हें परिसर के बाहर से लाकर वहां रखा गया हो। इसी आधार पर उन्होंने ASI की इस रिपोर्ट और उसके निष्कर्षों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यहां से अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, कानूनी छूट का पूरा मामला। अब दिमाग में एक बड़ा सवाल आ सकता है कि आखिर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस मामले को कोर्ट में जाने से क्यों नहीं रोक पाया। दरअसल इस कानून में एक बहुत ही विशेष छूट दी गई है। कानून के सेक्शन 4(3) के अनुसार जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक ASI द्वारा संरक्षित हैं उन पर यह कानून लागू ही नहीं होता। मतलब ASI द्वारा संरक्षित स्मारकों को इस कानून के कड़े प्रतिबंधों से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। और यहीं पर टाइमलाइन के डॉट्स आपस में जुड़ जाते हैं।
ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और खुद एएसआई के हलफनामे के अनुसार एएसआई ने साल 1951 में ही भोजशाला को अपने अधीन ले लिया था। 1951 में इसके संरक्षित स्मारक बन जाने के कारण ही 1991 का वो कानून इस पर लागू नहीं हुआ, और सच माने तो बिल्कुल यही वो सटीक कानूनी पेंच है जिसके चलते भोजशाला का ये पूरा मामला अदालतों में सुना जा सका। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 6 पर, व्यापक सामाजिक बहस। अगर हम कानूनी और ऐतिहासिक तथ्यों से एक कदम पीछे हटकर थोड़ा बड़े स्तर पर सोचें तो इस विवाद के सामाजिक परिणामों को देखना भी बेहद जरूरी है। हमारे सामने मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग विचार आते हैं। एक विचार ये मानता है कि अगर ऐतिहासिक रूप से कोई स्थल किसी विशेष आस्था का केंद्र रहा है तो कानूनी लड़ाई लड़कर उसे वापस पाना और अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना एक बिल्कुल वैध अधिकार है। वहीं दूसरी ओर एक दूसरा विचार एक अलग ही चिंता जाहिर करता है। उनका मानना है कि अगर देश में हर ऐतिहासिक स्थल पर सदियों पुराने दावे फिर से खोले जाने लगे तो इससे केवल सामाजिक तनाव और सांप्रदायिक विभाजन ही बढ़ेगा। सच में ये एक बहुत ही गहरी और जटिल बहस है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा और सीधा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ऐतिहासिक स्थलों पर इस तरह कानूनी रूप से दावा करना हमारी विरासत को पुनर्स्थापित करता है या फिर यह हमारे आज के समाज में दूरियां बढ़ाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका शायद कोई आसान या एक लाइन का जवाब नहीं है, लेकिन आज के समय में इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। धार भोजशाला विवाद के इस तथ्य आधारित विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।